नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक यह माना जा रहा है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत जो है वैदिक युग से होती है, परंतु 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। हाल ही के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईसा पूर्व माना जाने लगा। और भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है और भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कार्जन के काल में पड़ी थी। और जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, यानी कि जब वो हेड थे, तब दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज की 1921 में और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया के या सुमेरी युग की सभ्यता की 12 गुना थी, है ना। जो हड़प्पा सभ्यता है वो मिस्र की या मेसोपोटामिया की या सुमेरियन जो सभ्यता थी उसके 12 गुना थी, अर्थात अपनी समकालीन सभ्यताओं में ये क्या थी, सबसे बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 1926 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान दिया और 1953 से 56 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और दो बंधु थे, जॉन व विलियम ब्रेटसन ने हड़प्पा की ईंटों को निकालकर रेलवे लाइन बिछा दिया। लेकिन उस समय किसी का ध्यान हड़प्पा की जो है सभ्यता की तरफ नहीं गया, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ था कि कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जो दो बंधु थे, जॉन और विलियम ब्रेटन, और उन्होंने क्या करा, हड़प्पा की ईंटों को निकालकर वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया, लेकिन उस समय कोई भी खुदाई नहीं की गई थी। 1921 में जो है भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के हेड जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, है ना। और शुरू में जब जो है खुदाई की गई थी तो ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई गई और इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं इसको हम। इसके लिए नाम दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और इस सभ्यता की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पक्के ईंटों के घर इसमें बने हुए थे। नगर नियोजन और सड़क व्यवस्था उच्च कोटि की थी और प्रथम बार नागरिकता को इन्होंने धारण किया था। तांबा प्लस टीन मिलाकर ये लोग कांस बनाना जानते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। तो देखते हैं नामकरण। तो सिंधु घाटी जो के निम्नलिखित नाम जो है रखे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। फिर आता है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है यही सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, है ना। उसके बाद देखिए सिंधु यानी कि सरस्वती सभ्यता। सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, परंतु अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिनमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% जो है सिंधु और गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अब यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र जो है सिंधु घाटी नहीं, जबकि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र भी था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा है और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता कहना भी पसंद करते हैं।
उसके अलावा इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस समय में जो है टिन प्लस तांबे को मिलाकर कांसा बनाया गया और इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्ययुगीन जो है सिंधुवासियों ने पहली बार जो है टिन तथा तांबा मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति। तो भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगर का उदय इसी सभ्यता में हुआ। तो प्रथम नगरीय क्रांति भी थी। भारत में पहली बार जो है नगरों का उदय जो है इसी सभ्यता में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहली बार नगरों का उदय भी हुआ और इसीलिए इसे नगरीय क्रांति भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगर का उदय इसी सभ्यता से हुआ था। ठीक है, अब इसके कालक्रम या काल का निर्धारण। तो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करना एक जटिल कार्य है। इसकी लिपि का जो है उच्चारण ना हो पाना इसे जटिलतर बना देता है। और प्रारंभ में इसका काल निर्धारण जो है प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया के उर और किस स्थलों से प्राप्त हुई हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। और अनेक विद्वानों ने जो है इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना है। और यह कालक्रम जो है रेडियम कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसके 3 चरण हैं। पूर्व हड़प्पाई चरण 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक, परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक और उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता एक रूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतरण उत्पन्न होने लगा। सिंधु सभ्यता का यह कालक्रम सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो 1900 ईसा पूर्व जो है इसका सबसे ज़्यादा काल जो है सर्वाधिक माना जाता है। और कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु जो है वो कार्बन डेटिंग की हेल्प से आजकल हम आसानी से पता लगा लेते हैं और कार्बन डेटिंग के थ्रू ही इसकी जो एज है वो ज़्यादा हम वेरीफाई मानते हैं। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यथा पृथ्वी की यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यह कालक्रम सर मार्टिमन ब्रीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। चूँकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल में 2350 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है वो चरम अवस्था में था, अतः इसकी सीमा जो है 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है और 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद काल का प्रारंभ होता है। अतः इसकी जो उच्च सीमा है वो कितनी है, 2500 ईसा पूर्व। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसको हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं और ग्रेडिन चाइल्ड क्रैमर ने इसे खोजा था। और ये जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कैसी थी, त्रिभुज के आकार की थी। और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो अर्धनगरी, यहाँ पे सड़कें थी और सड़कें कैसी थी, तितर बितर थी। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो अर्धनगरी थी और पानी की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी, पानी की निकासी की व्यवस्था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो तितर बितर थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, अर्धनगरी थी। और जो सड़कें थी वो मतलब सीक्वेंस में नहीं बनी थी, तितर बितर थी। और पानी की निकासी की भी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी से नहीं थी। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्णतः कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह कालक्रम जो है श्री D.P. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है और उनके मतानुसार 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई। 3250 से 2750 ईसा पूर्व। तो सर जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन कार्य किए थे,
ने यह काल निर्धारित किया है और उन्होंने विचार भी व्यक्त किया है कि इस अवधि को सिंधु सभ्यता के पूरे उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद आता है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो यह काल मैके द्वारा निर्धारित किया गया है और इन्होंने मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य में भी क्या किया था, हेल्प किया था। उसके बाद आता है 3500 से 2500 ईसा पूर्व। तो यह काल MS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया है और इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था। 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व यह बेल्स द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है और उन्होंने कोटजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोडजी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है। उसके बाद आते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो थी उसमें अलग अलग प्रजातियों के अवशेष जो हैं अभी भी हमें उत्खनन में मिले हैं। तो सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तो यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी और संप्रति यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में अभी भी क्या है, विद्यमान है। उसके बाद भूमध्य सागरी और मेडिटेरियन, तो सिंधु सभ्यता निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है और इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन भी इनको कहा जाता है और मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता जो है इसी प्रजाति को माना जाता है, भूमध्य सागरी प्रजाति को। सुनीति कुमार चटर्जी नामक भाषाविद ने यह सिद्ध किया कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को ब्राह्मी भाषा और दक्षिण की भाषा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये लोग दक्षिण की ओर चले गए थे। फिर आता है मंगोलॉइड, तो इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं जिनमें सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, चटगांव की पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख है। कुछ लोग पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। तो जो मंगोलॉइड्स हैं वो मुख्यतः सिक्किम, असम और भारत, म्यांमार की सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं अल्पाइन, तो इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त मध्य गंगा एवं निम्न गंगा के मैदान में भी ये क्या जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद इनका उद्भव, तो उद्भव को देखेंगे हम। तो सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं वे अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले हैं, अतः इसके आदि और अंत का पता नहीं चल पाता है। इतिहासकारों ने इस सभ्यता के उद्भव को लेकर सामान्यतः दो मत हैं, विदेशी उद्भव का मत और स्वदेशी उद्भव का मत। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी वेल डेवलप्ड थी कि इसके अंत और प्रारंभ का पता ही नहीं चल पाता है। तो इतिहासकारों ने इसको दो भागों में विभक्त कर दिया है, विदेशी उद्भव का मत और स्वदेशी उद्भव का मत। तो सबसे पहले देखते हैं विदेशी उद्भव का मत। तो इस मत को मानने वाले इतिहासकारों में मार्शल व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, कैमर और DD कौशाम्बी प्रमुख हैं। तो चार इतिहासकारों ने इस मत को माना है, विदेशी मत को, और इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ तथा वहाँ से इस सभ्यता के तत्व जो है मिस्र से होते हुए यहाँ पे पहुँचे होंगे। ऐसा ये मानते हैं कि इसका जो उद्भव है वो सुमेरियन सभ्यता से हुआ है और वहाँ से इस सभ्यता के तत्व जो है मिस्र से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। और क्रेमर का मानना है कि 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत आए और यहीं की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। और क्रेमर विद्वान का मानना है कि सुमेरियाई लोग जो है वो भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके उन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता का विकास किया। गार्डन चाइल्ड का मत है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया और जिससे द्रुत गति से इसका क्या हुआ, विकास हुआ।
उसके बाद HD संकालिया के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चबूतरे के ऊपर की ओर जाने पर सक्रिय हो जाते हैं और तो वो SD संकालिया ने कहा कि ऊपर की ओर जाने पे क्या हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, है ना। चबूतरे जो हैं ऊपर की ओर जाने पे क्या हो जाते थे, सक्रिय हो जाते हैं। और मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत में इसकी क्या है, समानता है एवं ये एक ही राजतंत्र से क्या है, प्रेरित हैं। परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से अगर तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। सैंधव नगर जाल की तरह बुने थे। यहाँ मकानों में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अत्यंत उन्नत अवस्था में देखी गई है तथा लिपि जो है वो चित्राक्षर है। इसके विपरीत जो है मेसोपोटामिया बेतरतीब बने हैं। उनमें जो ज़्यादातर ईंटों जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। उनकी लिपि किलाक्षर है और मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिरों के प्रमाण हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इससे अंदाज़ा लगाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूर्णतः जो है नगरीय सभ्यता थी और यहाँ जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे और जल निकासी की जो है वो जल निकासी की प्रणाली जो है अत्यंत उन्नत व्यवस्था में है और लिपि कैसी है, यहाँ पे चित्राक्षर है। जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो अर्ध नगरी थी और सड़कें जो हैं वो तितर बितर थी, यानी कि ऐसे मतलब इनका कोई भी अंतिम और प्रारंभ का पता नहीं चलता है इनकी सड़कों का। तो सड़कें कैसी थी, यहाँ पे तितर बितर थी और पानी की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी, यानी कि निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से नहीं थी, है ना। और यहाँ की जो लेकिन मेसोपोटामिया में जो नगर हैं उनमें मंदिरों के प्रमाण मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी नगरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, अब स्वदेशी मत को देखते हैं। स्वदेशी उद्भव का मत, तो इन मतों को मानने वाले फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचीमन दंपति, SR राव और DP अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों, आमरी कोडीजी और भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। फेयर सर्विस के अनुसार बलूचिस्तान की जो नाल कुल्ली, राना घुंडी और सिंध की आमरी कोडजीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधों में यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोची संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है और उन्होंने सुटकोटदा से सिंधु संस्कृति और सोधी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं। इसी तरह कालीबंगा से मिले पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष सीधी सिंधु संस्कृति के अवशेष सोथी से मिले अवशेषों के समान क्या है, पाए गए हैं, है ना। तो कालीबंगा से जो मिले पूर्व सिंधु संस्कृति के जो अवशेष हैं और जो आपके सोथी से मिले अवशेष हैं उनमें क्या पाई गई है, समानता पाई गई है। प्रसिद्ध इतिहासकार आलचीन और DP अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं है बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति दोनों के मृदभांड पर एक ही समान पीपल के पत्तों का चित्रण मिला है और उनके मृदभांडों पर रस्सी के निशानों में भी समानता है और दोनों जगहों पर छल्लेदार गोहे वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि सोधी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ है और संप्रति यही मत विद्वानों में भी क्या है, मान्य है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता का जो विस्तार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।